गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में हम इसे आर्थिक एकीकरण के विभिन्न रूप कहते हैं। आर्थिक इष्टतम को प्राप्त करने के लिए रिकार्डो मिल द्वारा बताए गए जो मुक्त व्यापार के इलाज के अब भी बहुत समर्थक हैं। और देखिए, वास्तव में कई देश और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं सामान्य व्यापार के उदारीकरण की नीति पर बल देते हैं, परंतु यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए हमको कि मुक्त व्यापार के लिए आवश्यक हालतें पाई नहीं जाती हैं। प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती और बाहरी बचतों और अबचतों को अपर्याप्त रूप में ध्यान में लिया जाता है। आंतरिक बाजार कई देशों में छोटे हैं और राष्ट्रीय कर प्रणालियों से बहुत सी विकृतियां पैदा होती हैं। आर्थिक एकीकरण मुक्त व्यापार के विकल्प के रूप में विकसित हुआ है। यह एक ऐसा प्रबंध है जिसमें कुछ देश जिनके समान आर्थिक हित और राजनीतिक प्रणाली होती है, परस्पर व्यापार में प्रशुल्क तथा अन्य व्यापार बाधाओं को घटाने या हटा देने का निर्णय करते हैं, जबकि बाकी विश्व पर उन प्रतिबंधों को बनाए रखते हैं। देशों के क्षेत्रीय आर्थिक गुटों को बनाने की जो लहर ने हाल के दशकों में काफी तेजी पकड़ी है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में आर्थिक एकीकरण के जो विभिन्न रूप हैं, इसमें सामान्य रूप से आर्थिक एकीकरण और आर्थिक एकीकरण क्या है, आर्थिक एकीकरण के विभिन्न स्वरूप क्या है, इसके बारे में इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्थिक एकीकरण का अर्थ क्या है। देखिए, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली ऐसे तकनीकों पर टिका है जिन्हें आर्थिक ढंग से केवल तभी प्रयुक्त किया जा सकता है जब उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके लिए एक और फैलते हुए बाजारों और दूसरी ओर लोगों की बढ़ती हुई खरीद शक्ति आवश्यक है। आधुनिक तकनीकों के उत्पादक सामर्थ्य का पूरा शोषण करने के लिए कुछ देशों जिनके आंतरिक भौगोलिक बाजार छोटे हैं, उन्होंने अपने आप को क्षेत्रीय गुटों में संगठित करने का प्रयत्न किया है। व्यापक अर्थों में आर्थिक एकीकरण का अर्थ भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक अकेली बड़ी अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना है। व्यापार पर प्रशुल्क और अन्य नियंत्रणों को विभेदात्मक ढंग से लागू किया जाता है। यह भेदभाव दो प्रकार का है: देश संबंधी भेदभाव और वस्तु संबंधी भेदभाव, कंट्री डिस्क्रिमिनेशन एंड कमोडिटी डिस्क्रिमिनेशन। अब सैल्वाटोर के अनुसार आर्थिक एकीकरण ऐसी व्यावसायिक नीति है जिसमें व्यापार बाधाओं को घटाना अथवा हटाना भेदभावपूर्ण ढंग से केवल उन राष्ट्रों में किया जाता है जो आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार आर्थिक एकीकरण ऐसे प्रबंध को प्रकट करता है जिसमें दो या अधिक देश एक बड़े आर्थिक क्षेत्र के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। वे अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के साथ वर्तमान अनिरंतरता और भेदभाव हटा देते हैं, जबकि ग्रुप से बाहर के देशों के विरुद्ध एक समान प्रशुल्क और व्यापार नीतियों का पालन करते हैं। टिनबर्गन ने आर्थिक एकीकरण की परिभाषा दी है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सबसे उपयुक्त ढांचे को पैदा करना, इष्टतम ढंग से इसके कार्यकरण में बनावटी रुकावटों को दूर करना और समन्वय तथा एकीकरण के सभी उचित तत्वों को जानबूझकर सम्मिलित करना जो है वो आर्थिक एकीकरण कहलाता है। और एक और चीज है, टिनबर्गन ने देखिए एकीकरण को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, इसके दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं उनको उसमें भेद किया है। एकीकरण के ऋणात्मक पहलुओं में भेदभाव को और सदस्य देशों के बीच वस्तुओं के चलन पर नियंत्रणों को हटाना शामिल है, और एकीकरण के धनात्मक पहलुओं में ऐसे नीति संबंधी उपायों और प्रबंधों को शामिल किया जाता है जो दिए गए आर्थिक क्षेत्र में बाजार विकृतियों को दूर करने में सहायता करते हैं। आर्थिक एकीकरण को एक प्रक्रिया और एक स्थिति दोनों ही हम मान सकते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में इसका संबंध ऐसे उपायों के साथ है जिनका उद्देश्य भिन्न भिन्न राज्यों से संबंधित आर्थिक इकाइयों में भेदभाव को समाप्त करना है, और एक स्थिति के रूप में इसे विभिन्न राज्यों से
बना एक क्षेत्र समझा जा सकता है जिसमें विभिन्न प्रकार के भेदभाव विद्यमान नहीं है। और आर्थिक एकीकरण की दो मेन विशेषताएं हैं। और ये है कि देखिए, पहली बात है सदस्य राष्ट्रों में पुनः मुक्त व्यापार शुरू करना, और दूसरी बात है गैर सदस्य देशों के विरुद्ध समान बाहरी प्रशुल्क नीति लागू करना। और इन दोनों विशेषताओं से हम देख सकते हैं कि आर्थिक एकीकरण मुक्त व्यापार और प्रशुल्क संरक्षण में एक जो है मेल है या सिंथेसिस है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण उस निर्णय अथवा प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देश वर्तमान राष्ट्रीय सीमाओं की बाधाओं और विभेदों को समाप्त करके मिल जाते हैं और आपस में एक बड़ा आर्थिक प्रदेश बनाते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक एकीकरण के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, आर्थिक एकीकरण जो है सहयोग की मात्रा के आधार पर आर्थिक एकीकरण के विभिन्न रूप होते हैं। और सबसे पहला है अधिमानी व्यापार क्षेत्र अथवा संस्थान, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया और एसोसिएशन। अधिमानी व्यापार क्षेत्र अथवा संस्था आर्थिक एकीकरण का सबसे कह सकते हैं ढीला रूप है, और इस व्यवस्था में सदस्य देश एक दूसरे से किए जा रहे आयातों पर प्रशुल्क घटा देते हैं। इसका अर्थ है कि वे सदस्य देशों को अधिमानी बर्ताव प्रस्तुत करते हैं। जहां तक बाहरी दुनिया का प्रश्न है, उन पर वे अपने व्यक्तिगत प्रशुल्कों को बनाए रखते हैं। अधिमानी व्यापार क्षेत्र अथवा संस्था का सबसे अच्छा उदाहरण 1932 में स्थापित जो है कॉमनवेल्थ सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, और इसका प्रमुख ब्रिटेन है, और इसमें सारे राष्ट्रमंडलीय देश शामिल हैं। दूसरा है मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड एरिया। आर्थिक एकीकरण के इस रूप में सदस्य देश आपस में प्रशुल्क और मात्रात्मक व्यापार प्रतिबंधों दोनों को ही पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, परंतु प्रत्येक सदस्य देश गैर सदस्य देशों पर अपने व्यापार प्रतिबंधों को बनाए रखने में स्वतंत्र होता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण यूरोपीय मुक्त व्यापार संस्थान यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया एफ्ता है, और यह संस्थान नवंबर 1959 में बनाई गई थी। इसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जैसे देश शामिल थे। ऐसे ही एक और संस्थान लैटिन अमेरिकन मुक्त व्यापार संस्थान है, लाफ्ता है। यह 10 लैटिन अमेरिकन देशों द्वारा जून 1961 में बनाई गई थी। और इसके अलावा ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्री ट्रेड एरिया के। अब हम देखते हैं कस्टम यूनियन क्या है। तीसरा रूप है आर्थिक एकीकरण का कस्टम यूनियन। देखिए, दो अथवा अधिक देशों में एक अधिक औपचारिक प्रकार का एकीकरण कस्टम यूनियन है, और एकीकरण के इस रूप में सदस्य देश आपस में आपसी व्यापार से सभी प्रशुल्कीय तथा अन्य बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। जहां तक देश शेष विश्व की बात है, उनके लिए वे साझा विदेशी प्रशुल्क कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ और व्यावसायिक नीति अपनाते हैं। कस्टम यूनियन और मुक्त व्यापार क्षेत्र सदस्य देशों के लिए सभी व्यापार बाधाओं को समाप्त करने में समान है, परंतु गैर सदस्य देशों के विरुद्ध साझे बाहरी प्रशुल्क के मामले में कस्टम यूनियन मुक्त व्यापार क्षेत्र से भिन्न है। मुक्त व्यापार क्षेत्र में सदस्य देश गैर सदस्य देशों के लिए अपने प्रशुल्क और अन्य व्यापार बाधाओं को बनाए रखते हैं। इस प्रकार कस्टम यूनियन मुक्त व्यापार क्षेत्र की तुलना में एकीकरण का अधिक संगठित रूप है। कस्टम यूनियन में सभी सदस्य देश गैर सदस्य देशों के विरुद्ध एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। गैट के द्वारा कस्टम यूनियन की परिभाषा इस प्रकार की गई है। यह एक अथवा अधिक कस्टम क्षेत्रों के स्थान पर एक कस्टम क्षेत्र का प्रतिस्थापन है, जिसमें यूनियन में शामिल क्षेत्रों के लगभग सारे व्यापार या कम से कम इन क्षेत्रों में पैदा होने वाले उत्पादों के लगभग सारे व्यापार पर से शुल्क और व्यापार के अन्य विनियमों को समाप्त कर दिया जाता है। और दूसरा
यूनियन के प्रत्येक सदस्य द्वारा यूनियन में न शामिल क्षेत्रों पर उन प्रशुल्कों और व्यापार के अन्य विनियमनों को लागू किया जाता है। और मीड ने देखिए कस्टम यूनियन की जो व्याख्या की है वो इस प्रकार से है कि सदस्य देशों के क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रचलन होता है, अथवा कस्टम यूनियन के सदस्य देशों पर एक साझा प्रशुल्क लागू होता है और कस्टम यूनियन के सदस्य देशों के द्वारा शेष विश्व के संबंध में साझा प्रशुल्क लागू किया जाता है। कस्टम यूनियन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, जो 1957 में पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान अध्याय में लगभग सारी चर्चा कस्टम यूनियन से ही जो है संबंधित है। कस्टम यूनियन का सिद्धांत सबसे पहले जैकब वाइनर ने 1950 में दिया था। उसके अनुसार कस्टम यूनियन एक और सदस्य देशों में अधिक प्रतियोगिता लाती है और दूसरी ओर शेष विश्व के व्यापार और प्रतियोगिता के विरुद्ध संरक्षण की अधिक मात्रा का आश्वासन देती है। वाइनर ने स्पष्ट रूप में बताया है कि प्रतियोगिता और संरक्षण के तत्वों के मेल से सदस्य देशों के कल्याण में वृद्धि संभवतः हो अथवा न हो। और जैकब वाइनर के इस क्षेत्र में प्रारंभिक कार्य के बाद मीड है, लिप्से है, जॉनसन है, वानेक है, मेसल है, कैंप है और लायड है, इन सब अर्थशास्त्रियों ने भी कस्टम यूनियन के विकास में योगदान दिया। और फिर है नेक्स्ट जो आर्थिक एकीकरण का जो रूप है वो है कॉमन मार्केट यानी साझा बाजार। साझा बाजार देश के एक ग्रुप में कस्टम यूनियन की तुलना में एक अधिक एकीकृत व्यवस्था है, अधिक यूनिफाइड व्यवस्था है। और साझा बाजार में सदस्य देशों में प्रशुल्क और व्यापार नियंत्रणों को समाप्त करना और एक साझा बाहरी प्रशुल्क अपनाना शामिल होता है। यह इससे आगे बढ़ता है और सदस्य देशों में श्रम और पूंजी के स्वतंत्र चलन की आज्ञा देता है। इस प्रकार एक साझा बाजार में सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और साधनों का मुक्त और एकीकृत चलन पाया जाता है। यूरोपीय साझा बाजार, जिसे यूरोपियन आर्थिक समुदाय भी कहा जाता है, ये साझा बाजार या कॉमन मार्केट का सबसे अच्छा उदाहरण है। और लास्ट जो फॉर्म है कस्टम यूनियन का वो है इकोनॉमिक यूनियन, आर्थिक यूनियन। आर्थिक एकीकरण का सबसे विकसित रूप हम इसे कह सकते हैं, जिसमें सहयोग की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। और आर्थिक यूनियन की अवस्था में दो या अधिक देश साझा बाजार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने राजकोषीय, मौद्रिक, विदेशी विनिमय दरों, औद्योगिक और अन्य सामाजिक तथा अन्य आर्थिक नीतियों का तालमेल और एकीकरण करने के प्रयास करते हैं। सदस्य देश एक साझी करेंसी और बैंक प्रणाली का रखने का प्रयत्न करते हैं। आर्थिक यूनियन का एक उदाहरण जो है वो बेनेलक्स है, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग तीनों शामिल हैं। यह 1948 के आरंभ में एक कस्टम यूनियन के रूप में बनाई गई थी। अब ये देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए हैं। यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने अब अपने आप को एक आर्थिक यूनियन में परिवर्तित कर लिया है और 1991 में यूरोपियन यूनियन इसे कहा जाता है। और हाल ही में एकीकरण के नियमों पर आधारित एक जो है दिलचस्प घटना शुल्क मुक्त जोन, ड्यूटी फ्री जोन्स अथवा आर्थिक जोन, इकोनॉमिक जोन्स बनाना है। विभिन्न देश अथवा क्षेत्र में ऐसे खंड स्थापित किए गए हैं जिनका उद्देश्य कच्ची माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात के द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। अब हम देखते हैं आर्थिक एकीकरण के लाभ कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पैमाने की बचतें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त होना। व्यक्तिगत देशों के आंतरिक बाजार का आकार छोटा होने के कारण उनके उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता सीमित होती है। आर्थिक एकीकरण किसी भी सदस्य देश के द्वारा पैदा किए गए उत्पादों के लिए अनियंत्रित पहुंच अन्य सदस्य देशों में दिलाता है। इससे उत्पादन को फैलाने और पैमाने की बचतों को पूरी तरह शोषित करने की शक्तिशाली प्रेरणा प्राप्त होती है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। आर्थिक एकीकरण सदस्य देशों को उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों में ही ऊंचे दर्जे के विशिष्टीकरण को प्राप्त करने के योग्य बनाता है। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा
तुलनात्मक लागत लाभ के आधार पर किए गए विशिष्टीकरण से उत्पादन का काफी विस्तार हो सकता है। उत्पादन में गुणात्मक सुधार क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन आउटपुट। बहुत से सदस्य देशों में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग से तेज तकनीकी परिवर्तन और अधिक बड़े और आसान पूंजी प्रचलन होते हैं। ऐसी अनुकूल हालतों में सदस्य देश उत्पादन में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। रोजगार का फैलाव फिर है एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। जब कुछ देश अपने आप को क्षेत्रीय ग्रुपों में संगठित कर लेते हैं और क्षेत्र में श्रम का प्रवाह अनियंत्रित ढंग से होने देते हैं तो रोजगार और आय को अधिकतम किया जा सकता है। फिर है व्यापार की शर्तों में सुधार इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। आर्थिक एकीकरण सदस्य देशों की शेष विश्व की तुलना में सौदा करने की शक्ति में बहुत वृद्धि करता है। इससे उनकी व्यापार की शर्तों में महत्वपूर्ण सुधार होता है। फिर है आर्थिक कुशलता में वृद्धि होती है, देयर इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। आर्थिक एकीकरण से क्षेत्र के अंदर प्रतियोगिता बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे ग्रुप की आर्थिक कुशलता को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। फिर है रहन सहन के स्तर में सुधार इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। जब कुछ देश अपने आप को क्षेत्रीय ग्रुपों में संगठित कर लेते हैं तो वस्तुओं की बढ़िया किस्में प्रतियोगी कीमतों पर आसानी से उपलब्ध होना शुरू हो जाती हैं। रोजगार के अवसर और खरीद शक्ति में वृद्धि होने से भी लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार होता है। फिर है संसाधनों का अधिक अच्छा वितरण बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आर्थिक एकीकरण के फलस्वरूप सदस्य देशों द्वारा उत्पादक संसाधनों का अधिक कुशलतम प्रयोग किया जाता है। उत्पादन में विशिष्टीकरण प्रत्येक सदस्य देश की तुलनात्मक लागत लाभ के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रत्येक उत्पादक संसाधन का इष्टतम और सर्वोत्तम प्रयोग होता है। फिर है संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। आर्थिक एकीकरण से श्रम पूंजी उद्यम एक सदस्य देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से गतिशील होती है। इससे रोजगार और आय के अधिक अवसरों के साथ साथ साधनों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। फिर समान आर्थिक नीतियां यूनिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड। आर्थिक एकीकरण के बाद सभी सदस्य देशों में एक समान मुद्रा साख करों श्रम कृषि तथा अन्य आर्थिक नीतियों को लागू किया जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र एक ही इकाई के रूप में तेजी से विकास कर सकता है। थैंक यू।